स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्कशीट 3 के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो में हम वर्कशीट 4 के बारे में बात करेंगे, जो 10th क्लास के चैप्टर 2 से रिलेटेड है, ज्योग्राफी के, जिसका नाम है संसाधन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर देखिए, आप लोगों को वर्कशीट 4 दिख रही होगी जो संसाधन से रिलेटेड है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में संसाधन की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसका प्रयोग करने के बाद हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उन वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। लेकिन अब आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग संसाधन की डेफिनेशन तो यही है, लेकिन इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वो संसाधन है। बट इसमें 3 शब्द क्या जोड़े हैं कि जिसको बनाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी ऐसी वस्तुएं जो आप प्रयोग कर रहे हो, जो आपके लिए संसाधन है, उसे बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। यानी जो भी संसाधन आप यूज कर रहे हो वो संसाधन आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, यानी वो इतना महंगा ना हो कि आप उसे खरीद ही ना पाओ। या फिर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने कहीं पर खनिज पाया जाता है। अब उस खनिज को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उस खनिज को निकालने में कॉस्ट प्राइस इतना ज्यादा आ रहा है कि वो खनिज पदार्थ हमारे लिए काफी महंगा है, तो वो आर्थिक रूप से संभाव्य तो नहीं हुआ। आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब है कि वो आपके पहुंच में होना चाहिए कि आप उसे खरीद कर प्रयोग कर सको। सेकंड है आपका इसमें सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी जो भी संसाधन आप प्रयोग कर रहे हो वो संसाधन जो है वो समाज में लोगों के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु जिसका जो हमारे लिए संसाधन है लेकिन समाज में वो हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं है, तो वो भी संसाधन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें संसाधनों के प्रकार। तो इस जो वर्कशीट है इसमें हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन की परिभाषा जो मैंने अभी आपको बता दी है, और सेकंड है आपका संसाधन के प्रकार। तो आप देखेंगे एक बार फिर से वर्कशीट पे, तो आपको वर्कशीट में संसाधनों के प्रकार 4 बता रखे हैं। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका समाप्यता के आधार पर, तीसरा है आपका स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है आपका विकास के आधार पर। चलिए स्टूडेंट, अब हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका जैव संसाधन और दूसरा है आपका अजैव संसाधन, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर हम जैव संसाधन की बात करते हैं तो जैव संसाधन जीव मंडल में मौजूद उन सभी संसाधनों को कहते हैं जिसके अंदर प्राण पाया जाता है, जान पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, पेड़ पौधे। फिर नेक्स्ट है आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनमें जान नहीं होती, यानी जिनका निर्माण जो है वो निर्जीव वस्तुओं से होता है। एग्जाम्पल के लिए धातुएं और चट्टानें। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद समाप्यता के आधार पर, अगर हम समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर संसाधनों की बात करते हैं तो इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। अगर नवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं तो वो संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार करने के पश्चात आप दोबारा कर सकते हो, उन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पानी है, वायु है, अब इसके अलावा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ये आपके नवीकरणीय संसाधनों के एग्जाम्पल है, जिनका प्रयोग आप एक बार करने के पश्चात दोबारा भी कर सकते हो। सेकंड है आपका अनवीकरणीय संसाधन, जो जस्ट इसके ऑपोजिट है, यानी ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग एक बार करने के पश्चात आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते और जिसको बनने में करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया लग जाती है, करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है इसका पूरा प्रोसेस होने में, इसे तैयार होने में। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोल, ये आपके अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है आपका स्वामित्व के आधार पर।
यानी संसाधनों पर जो मालिकाना हक होता है उसके आधार पर हम संसाधनों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व हो, उन संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व ना होकर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है, उन संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका स्कूल किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। पार्क की बात करते हैं, पार्क किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग टहलने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से ये आपके सामुदायिक जो स्वामित्व वाले संसाधन है उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है आपका राष्ट्रीय संसाधन, यानी संसाधन का वो प्रकार जिसके ऊपर राष्ट्र का स्वामित्व हो, किसी देश का स्वामित्व हो, किसी देश का मालिकाना हक हो, उन संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिसमें इसको आपका एग्जाम्पल दिया गया है खदान, यानी बड़ी बड़ी जो खनिज की खदानें होती हैं, कोयला खदान है या सोने की खाने हैं, इस पे राष्ट्र का स्वामित्व होता है, किसी एक व्यक्ति या समुदाय का नहीं होता। ये सरकार का, ये किसी जो राष्ट्र है आपका उसके स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो जिसपे किसी देश का स्वामित्व ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी एक अंतर्राष्ट्रीय समूह का स्वामित्व होता है। कहने का मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो नीचे की साइड आप देखोगे 3 और वो पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो 200 मीटर तक की जो तट रेखा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र पर जो इंडिया है या फिर जो भारत है या देश है, उस देश का स्वामित्व है। लेकिन उससे बाहर का जो बाउंड्री लाइन है, समुद्र का एरिया है, उस पर किसी देश का स्वामित्व ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय समूह का स्वामित्व है। जो वहाँ पे संसाधन पाए जाएंगे उस पर किसी एक देश का व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होगा या किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह का स्वामित्व होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन तक अभी एट प्रेजेंट टाइम उनका प्रयोग जो है वो नहीं किया जा रहा। तो ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं, यानी जो मौजूद है भविष्य में इनका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसकी भंडारण की मात्रा हमें पता होती है और जो अभी एट प्रेजेंट टाइम प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इस प्रकार के संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज के समय में हम सोना यूज कर रहे हैं, तांबा यूज कर रहे हैं, तो ये सभी हमारे क्या है, विकसित संसाधन, जो किसी प्रदेश में मौजूद भी है, जिसकी मात्रा के बारे में भी हमें पता है और जिसका प्रयोग भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका भंडारी संसाधन। अगर हम भंडारी संसाधन की बात करते हैं तो ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, लेकिन उनके प्रयोग की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में अभाव है। कहने का मतलब है आप सबको पता है कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसे वैज्ञानिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। और हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन का एक ऊर्जा के रूप में बहुत अच्छे से प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास संसाधन तो मौजूद है, परंतु उसका किस प्रकार से प्रयोग करें, इसकी टेक्नोलॉजी का अभी भी अभाव है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम भंडारित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संचित संसाधन। तो संचित संसाधन भंडारित संसाधन की तरह ही है, लेकिन संचित संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जो हमारे पास विद्यमान है और उससे संबंधित टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास कि किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, परंतु अभी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि संसाधन क्या होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे संबंधित हमारे पास प्रौद्योगिकी मौजूद है, आर्थिक संभाव्य है और हमारी जो संस्कृति है, हमारे समाज है, उसके हित के लिए है। तो उन वस्तुओं को हम संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद संसाधन को हमने बात की हुई कि संसाधनों को 4 भागों में किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।
समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, और इसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आया या कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 अनवीकरणीय संसाधनों के नाम बताइए या नाम लिखिए। अनवीकरणीय संसाधन जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वह संसाधन जिनका प्रयोग हम एक बार करने के पश्चात वो दोबारा समाप्त हो जाते हैं, दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जाते, जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, उन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोल। आप देखोगे कोयला और पेट्रोल जो है उन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, और इनको बनने की जो प्रक्रिया है वो करोड़ों वर्ष है, यानी इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। और इन संसाधनों का अगर एक बार प्रयोग कर लिया जाए उसके पश्चात इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए। अगर हम संसाधनों की बात करते हैं, हमने पूरे वर्कशीट में वही पढ़ा है कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिससे संबंधित प्रौद्योगिकी यानी तकनीक हमारे पास मौजूद है, आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल है, उन वस्तुओं को हम संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये संसाधन हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए उसका जो मुख्य आधार होता है वो संसाधन ही माना जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे किसी भी देश की आर्थिक उन्नति से लेकर के सांस्कृतिक उन्नति, सामाजिक रूप से वस्तुओं का एक्सेप्टेबल होना भी जरूरी है, जो संसाधन होते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। और ये संसाधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ की जरूरतों को पूरा करती है, और इसी की वजह से हमारा देश जो है वो आर्थिक रूप से उन्नति करता है और हमारा भी जो है आर्थिक रूप से विकास होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसमें आपको लास्ट वाला पॉइंट जो दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा मानव संसार को अपने जीवन के लिए बना रहा है। यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी ऐसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके हम अपने जीवन को पहले से और भी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि वो संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, जिससे हम अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा वो क्वेश्चन है आपका, संसाधन कहलाने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी, सेम वही इसमें भी पूछा गया है कि कोई भी वस्तु संसाधन कहलाए ये जरूरी नहीं है। संसाधन वही वस्तु कहलाती है जो आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जरूरतों को पूरा करती है, प्लस उन संसाधन से संबंधित या उस वस्तु से संबंधित हमारे पास प्रौद्योगिकी मौजूद हो, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हो कि हम उस वस्तु का प्रयोग कर सकें। साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी ऐसी वस्तु संसाधन कहलाएगी जो हमारे पॉकेट को भी सूट करे, यानी हम उसको खरीद सकें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और तीसरा है इसमें कि संसाधन वही वस्तु कहलाएगी जो सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल हो, यानी वो वस्तु जो समाज के हित के लिए नहीं हो, जो समाज में लोगों के लिए लाभदायक ना हो, वो वस्तु संसाधन की कैटेगरी में नहीं आएगी। जो तकनीकी रूप से हमारे पास मौजूद हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेबल हो, उसी वस्तु को हम संसाधन की कैटेगरी में रखेंगे। यानी जो हमारी मानवीय सेवाओं की पूर्ति करता हो उसे ही हम संसाधन कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने दैनिक जीवन में आप जो संसाधन प्रयोग करते हैं उनका उपरोक्त आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में आप कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है और जिसका प्रयोग करके आप संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो जो मैंने वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझाई है उसके आधार पर आप इसका आंसर खुद करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमने इस टॉपिक में, इस वर्कशीट में जो बात की है वो किसके बारे में बात की? संसाधन के बारे में, संसाधन की परिभाषा और संसाधन के प्रकार के बारे में।
तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हैं, जिससे संबंधित टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है और जो हमारे सांस्कृतिक हित में है, उन वस्तुओं को संसाधन की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद हमने इसे समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर और मालिकाना हक के आधार पर यानी स्वामित्व के आधार पर किस प्रकार से डिवाइड किया गया है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।